रिक्त स्थान। पत्नी के गुजर जाने के बाद चमन की जिंदगी में क्या हुआ? पत्नी के असमय गुजर जाने के बाद अब चमन की जिंदगी में कमला ही सब कुछ थी। उनके बेटे दामाद को कमला फूटी आंख भी नहीं भाती थी। आखिर कौन थी कमला, और क्यों बगैर शादी किए भी चमन उस पर जान छिड़कते थे? 60 की उम्र में गैस का लाइटर हाथ में थामना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। 60 क्या, मैंने तो कभी 8 की उम्र में भी रसोई की देहरी नहीं लांघी थी। कभी ज़रूरत ही कहाँ पड़ी। चमन ने खटखट करके कई बार लाइटर से गैस जलाने की कोशिश की, लेकिन गैस भी जैसे सील की तरह ही रूठकर बैठ गई थी। नहीं जलती तो नहीं जली। चमन कहीं से माचिस की डिबिया लेकर आया। तीली जलाकर गैस की नोक घुमाई और जलती हुई तीली गैस के बर्नर से सटा दी। भक्क करके लपट उठने लगी। चमन के फटाफट चाय का बर्तन चढ़ा दिया। शायद पतीला थोड़ा टेढ़ा रखा गया होगा। रखने में के साथ ही एक तरफ लुढ़क गया। चमन ने उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ने की कोशिश की तो उंगलियां जल गई। हाथ की ठंडे पानी में डाल फूंक मारकर जलन कम करने की कोशिश करने लगा। तभी माँ ने पुकारा, क्या हुआ चमन, चाय बना रहे हो क्या? माँ की आवाज़ में तलब वाला उतावलापन साफ महसूस किया जा सकता था। हाँ माँ, बस अभी लाया, कहते हुए चमन ने एक कप पानी पतीले में डाला और चाय पत्ती चीनी डालकर अदरक कूटने लगा। जब पानी उबलने लगा तो एक कप दूध डाला। इसके बाद अदरक डाला दिया और उबाल आते ही छानकर 2 कपों में चाय डालकर माँ के पास आ बैठा। माँ ने कप उठाकर ओठों से लगाया और बेस्वाद सा मुँह बनाया। कैसे चाय बनाता है रे तू, अदरक का तो स्वाद ही नहीं। आधा घंटा इंतजार के बाद यह मीठा सा घोल बना कर ले आया। माँ ने जूठा कप वापस ट्रे में रखते हुए कहा। चमन पे गया। उसने कहा, कभी चाय बनाई थी? पहले माँ बनाया करती थी, और जब से शील ब्याह कर आई थी तब से तो किसी को रसोई में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रसोई में जाना तो दूर की बात है, किसी को कुछ कहना तक नहीं पड़ा। चाय के समय चाय और खाने नाश्ते के समय खाना नाश्ता। शील बिना कहे सब कुछ समय पर हाजिर कर देती थी। पता नहीं उसका दिमाग अलार्म घड़ी ही बन गया था क्या, सही समय होते ही उसे सतर्क कर देता था। पता नहीं नियति ने मेरे साथ ही यह खेल क्यों खेला। चमन अनजाने ही नियति को कोसने लगा। यो नियति को कोसना आदत नहीं है। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा बुरा घटित हुआ उसे
सहज स्वीकार किया है उसने, लेकिन सील का जाना वह आज 2 महीने बाद भी स्वीकार नहीं कर पाया है। और तो और इस हादसे के बाद तो कुदरत पर से उसका रहा सहा विश्वास भी उठ गया था। उफ, कैसी बेरहम बीमारी थी। कहने को तो उसकी जान पहचान के बहुत से लोग संक्रमित होकर स्वस्थ भी हुए थे, लेकिन होने के बाद जब वे कहते थे कि डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाता है, तब उसने भी तो उसे हल्के में ही लिया था। वह भी तो मित्र मंडली में अपने ज्ञान की पोटली खोलते हुए अपने आप को आर्यभट्ट के कम नहीं समझता था। जब वह लोगों से कहता था कि माना संक्रमण की दर अधिक है, लेकिन मृत्यु दर एक नित्य ही है, तब उसे कहा आदेश का कि उसका घर इसी का श्रेणी में आ जाएगा। अंतिम सिंदूर तक नहीं भर पाया था वह सील की मांग में प्लास्टिक की किट में बंद सील कितनी कातर लग रही थी, देखते ही कलेजा मुंह को आ गया था। लोग सील के जाने को कोविड की मर्जी कहकर उसे सांत्वना देते, लेकिन वह इसे भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह तो इस महामारी को कोस रहा था जो अचानक काल बनकर आई और उनकी दुनिया में अंधेरा कर गई। कोई कम भाग दौड़ नहीं थी। उसने दिन में 4 बार सील का ऑक्सीजन लेवल चेक करता था। गर्म पानी, भाप और मां से सुबह शाम आयुर्वेदिक काढ़ा भी बनवाता था, लेकिन सील की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं हो रहा था। और उस दिन तो जरा सा ऑक्सीजन लेवल कम होते ही वह उसे लेकर अस्पताल भागा था। अस्पताल प्रशासन ने आईसीयू बेड उपलब्ध न होने का कहकर उसे निराश लौटा दिया था। वह तो उसकी जान पहचान काम आई और वह किसी तरह सील को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया पाया था। वह उसके बाद दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी का ऐसा घिनौना खेल शुरू हुआ कि बस पूछो मत। 100 का सामना 1000 में भी नहीं मिल रहा था। पैसों की परवाह न करते हुए वह सब संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वह सील की उखड़ी सांसों की लड़ी जोड़ नहीं पाया और खाली हाथ घर लौट आया। आज भी जब वह रात को आंखें बंद करता है तो वही सब दृश्य आंखों के सामने जीवित हो उठते हैं। और यदि किसी दिन रात को नींद न आए तो फिर सुबह तक न जाने कितनी दफ़ा
उस सारे घटनाक्रम का एक्शन रियल प्ले होता है। कहाँ कल्पना की थी उसने कि उम्र की इस शाम को बिना साथी के बिताना पड़ेगा। कहने को तो उसका भरा पूरा परिवार है, 2 बेटियां, 1 बेटा और माँ भी तो, लेकिन कुछ खाली कोने कोई नहीं भर पाता। ठीक वैसे ही रिक्त स्थान जो सिर्फ उसी शब्द से पूर्ण हो सकते हैं जिनके न होने से वे रिक्त हुए हैं। बचपन में पढ़े रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले वाक्य की तरह ऐसा नहीं है कि उसके दर्द का किसी को एहसास नहीं है, लेकिन सभी अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, अपने अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए। बेटा अगर बेटियां बिना नागा फोन पर हाल चाल लेते हैं, माँ भी उसे संबल देने की कोशिश करती है। शायद वह जीवन साथी को खोने का दर्द बेहतर समझती है। चमन माँ के सामने अपने दुखड़े नहीं रोता, वह सब के सामने सामान्य होने का दिखावा करता है, मगर अकेले में उसे जीवन के ये रिक्त स्थान बहुत बेचैन कर देती है। किससे कहे कि उसे साथी की ज़रूरत है। अधिकांश लोग तो इस ज़रूरत को शरीर की आवश्यकताओं से ही जोड़कर देखेंगे। कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि बच्चे भी उसे गलत समझें, मगर पहाड़ सा बड़ा दिन और सागर सी लंबी रातें बिना किसी से सुख दुख, खुशी तकलीफ साझा किए चुपचाप अकेले काटना कितना असाध्य है, यह गणना किसी गणितीय फॉर्मूले से नहीं की जा सकती। राहत की बात है कि वह साल भर पहले रिटायर हो चुका है, वरना कौन जाने रसोई चौके में उलझा वह ऑफिस भी समय पर पहुंच पाता या नहीं। तब ऐसे हालात में उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ही लेनी पड़ती। अब तो पूरा दिन हाथ में रहता है, इसलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन किसी तरह 2 समय का खाना बना लेता है। साथ ही वृद्ध माँ को भी संभाल लेता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो चमन ख्यालों से बाहर आया। घड़ी की तरफ निगाह गई तो शाम के 4 बज रहे थे। इस समय कौन होगा, सोचते हुए चमन ने दरवाज़ा खोला। कमला सामने खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की। जवाब में गर्दन हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते चमन ने एक तरफ हटकर उसे भीतर आने का रास्ता दे दिया। सील के समय कमला घरेलू कामकाज में उसकी मदद किया करती थी। अच्छी घुटती थी,
दोनों में। हालांकि समाज के नियमानुसार कमला वंचित वर्ग की विधवा महिला थी। शायद इसलिए भी शील की सहानुभूति इसके साथ रही होगी। चमन ने कभी शील की अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दिया था, इसलिए कमला के बारे में वह केवल कयास ही लगा पा रहा था। लेकिन इतना जरूर जानता था कि अनेक बार शील कमला की आर्थिक मदद भी किया करती थी। ऐसा वह दावे इसलिए कह सकता है क्योंकि शील उससे कोई बात छिपाती नहीं थी। जिन दिनों शील संक्रमित हुई थी उन्हीं दिनों कमला भी बीमार पड़ी थी। पता नहीं किसको किस से संक्रमण मिला था। शील को अस्पताल में ले जाने की जरूरत पड़ी थी। वहीं कमला अपने घर में ही आइसोलेट रही थी। उसके बाद आज ही कमला घर आई है। अभ्यस्त सी कमला आंगन में होती हुई घर के भीतर चली गई। उसके पीछे पीछे चमन भी माँ के कमरे में आ गया। चाय बनाऊं? चमन ने पूछा। माँ हंस दी। जैसी अभी बनाई थी वैसी? माँ बोली तो चमन खिसिया गया। रहने दो माँ, घर से पीकर आई हूँ, कहकर कमला ने बात संभाली। रहने क्यों दूँ? क्या बहू ने तुझे बिना चाय पानी कभी जाने दिया था? माँ थोड़ी नाराज हुई। हालांकि इस नाराजगी में प्यार अधिक था। कमला आँख में आंसू भर लाई। बहू जी की तरह घर कौन संभाल सकता है माँ? अब पता नहीं आप लोग कैसे सब कर पाते होंगे। कमला ने ठंडी सांस भरी तो माहौल बोझ सा हो गया। जी तो कर रहा है कि आपके कुछ काम आऊं, लेकिन हमारी जात इतना कहकर कमला चुप हो गई। चमन कमरे से बाहर चला गया। बीमार कभी डॉक्टर की जात पूछता है क्या? जा बिना ला 3 कप चाय, बहुत दिन हो गए ढंग की चाय पी। माँ ने मुस्कुराते हुए कमला को रसोई में जाने की इजाज़त दे दी। कमला ने एक पल माँ को हैरत से देखा, फिर सकुचाती हुई चाय बनाने चल दी। चमन भी उसके पीछे पीछे चला। जब तक कमला ने चाय बनाई तब तक चमन प्लेट में नमकीन और बिस्किट डाल चुका था। इस बीच वह चाय बनाने की प्रक्रिया भर
पर भी पूरी नज़र रखे था। कमला कहा, हर समय चाय बनाने को मौजूद रहेंगी। चाय सचमुच बहुत अच्छी बनी है। मन तृप्त हो गया। चमन ने आभारी निगाहों से कमला की तरफ देखा। माँ ने कमला की खुले दिल से तारीफ की। शाम को आ जाया कर, 2 घड़ी हमारा भी अबोला टूटेगा। माँ ने कमला से आग्रह किया। उसने सहज स्वीकार लिया। शाम को क्यों, कल से पहले की तरह घर के कामकाज में मदद के लिए आना शुरू कर दो, चमन ने माँ की तरफ देखते हुए कहा। तो माँ ने भी सहमति के लिए कमला की तरफ देखा। वह तो राजी ही थी। अगले ही दिन सुबह 7 बजे कमला हाजिर थी। सबसे पहले उसने माँ बेटे को चाय बनाकर पिलाई। उसके बाद झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई की। सचमुच औरतों से ही घर बनता है। कमला का हाथ लगते ही घर चमक उठा। इसके बाद कमला ने सुबह का खाना भी बना दिया है। माँ, गरम गरम ही खा लेना, तो बर्तन भी साफ कर जाती। कमला ने साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए कहा। अरे जाना कहाँ है? अकेला जीवन क्या करेगी? सुने घर में जाकर, मैं तो कहीं हूँ तो यहीं रहे हमारे साथ, माँ ने आग्रह किया। कमला संकोच में पड़ी। दरवाजे की चौखट थामे खड़ी रही। चमन ने भी माँ की बात पर हामी भरी। अभी तो जाती हूँ माँ, 1-2 रोज में सोच कर बताऊंगी, कमला ने कहा। जैसी तेरी मर्जी। जैसे हम अकेले, वैसे तू अकेली। हमें काम का सहारा हो जाएगा और तुझो साथ का सोच लेना आराम से। लेकिन हाँ, खाना तू यहीं खाएगी और जाएगी भी रात का खाना खाने के बाद, माँ ने उससे अधिकार से कहा। और फिर धीरे धीरे कमला परिवार का हिस्सा बनती चली गई। पहल 1-8 दिन रात को रुकी, फिर स्थायी रूप से वहीं रहने लगी। चमन की जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन शील के जाने के बाद घर में पनपे रिक्त स्थान को अवश्य उसने भर दिया। दिनचर्या सुचारू और दवा दारू नियमित हुई तो माँ की उदासी पर भी तनिक मुस्कान के साए नजर आने लगे। बच्चों ने भी इस नई व्यवस्था को
स्वीकार कर लिया था। दिन महीने साल शांति से बीत रहे थे। यूं भी परिवर्तन सालों में नहीं बल्कि पलों में ही हुआ करते हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन चमन की जिंदगी में फिर से होने वाला था। माँ की बढ़ती उम्र पर अब बीमारियों भारी पड़ने लगी थी। घुटनों के दर्द ने उन्हें लगभग अपाहिज ही बना दिया था। चमन भी अब उम्र के 6 दशक की ऊपरी सीढ़ियों की तरह बढ़ रहा था। ऐसे में माँ की पूरी जिम्मेदारी कमला पर ही आ पड़ी थी और वह उसे बखूबी संभाल भी रही थी। ऐसी ही एक काला रात्रि में माँ को दिल का दौरा पड़ा और वे कमला से चमन को संभालने की जिम्मेदारी का वादा लेकर अनंत पथ की यात्रा हो गई। आखिरी समय माँ की जो हालत थी उसे देखते हुए कमला का चमन को संभालने की जिम्मेदारी लेने का वादा करना मानवीयता के नाते लाजिम था, ताकि माँ निश्चिंत होकर देह त्याग सके। लेकिन व्यावहारिक रूप से यह इतना ही कठिन था। अब तक तो माँ इस अनाप बेनाप रिश्ते की ढाल बनी हुई थी, लेकिन अब तो सारे वार चमन और कमला को अपने सीने पर ही झेलने होंगे। माँ की 13वीं के लिए पूरा परिवार एकत्रित हुआ। चमन के भविष्य का फैसला भी तो अब उन्हें ही करना था। कैसी विडंबना थी कि जिन बच्चों का भविष्य चमन ने गढ़ा, आज वे ही उसका भविष्य निर्धारित करने वाले थे। भविष्य तो चमन का निर्धारण होने वाला था, लेकिन कमला जानती थी कि उसका भविष्य भी उनके निर्णय के साथ ही निर्धारित होगा। वह घर के अन्य काम निपटाने में लगी थी, लेकिन उसके कान माँ के कमरे में बैठी परिवार के पंचायत पर ही लगे थे, क्योंकि पंचायत बेशक चमन के परिवार की थी, लेकिन फैसला तो उसी के भविष्य का होने वाला था ना। सबने मिलकर तय किया कि फिलहाल इस मुस्तैनी घर को ताला लगा दिया जाए। चमन बारी बारी से तीनों बच्चों के पास रहने, उचित मूल्य मिलने पर घर को बेच दिया जाएगा। निर्णय जानकर कमला ने मन ही मन माँ से माफी मांगते हुए अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि वह उन्हें दिया अपना वादा पूरा नहीं कर सकेगी। अपना घर छोड़ने के निर्णय से खुश तो हालांकि चमन भी नहीं था, लेकिन अब उसमें विरोध करने की शक्ति भी नहीं बची थी। इतना सब होने के बाद भी वह कमला को लेकर परेशान था। जिस स्त्री ने उसके लिए इतना कुछ किया, क्या उसके प्रति उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वह स्वार्थी नहीं हो गया? कमला को इस तरह
उधर से कैसे छोड़ा जा सकता है, जबकि वह अच्छी तरह से जानता है कि जब से वह उनके साथ रहने लगी है तब से उसने समाज से अपने सारे रिश्ते नाते काट लिए हैं। चमन देर तक रात करवटें बदलता रहा। बच्चों के निर्णय के अनुसार आज सुबह उसे बड़ी बेटी के साथ जाना था। कमला सुबह की चाय बना लाई थी। सबकी उनके कमरों में देकर उसने चमन को कप थमा दिया और खुद भी वहीं उसके पास जमीन पर बिछी दरी पर बैठ गई। आज तक वह चमन के सामने कभी कुर्सी पर नहीं बैठी थी। दोनों के बीच पसरे सन्नाटे को चाय की चुस्कियां बेध रही थी। तभी बड़े दामाद आ गए। हम लोग 10 बजे तक निकलेंगे। आप 3 जनों का दोपहर का खाना बनाकर पैक कर देना, दामाद ने कमला को लक्ष्य कर कहा। कमला ने एक निगाह चमन पर डाली और सिर झुकाकर हामी भर दी। खाना 2 जनों का ही पैक करना है, कहीं नहीं जा रहा। चमन ने चाय का खाली कप ट्रे में रखते हुए कहा तो कमला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? दामाद ने आश्चर्य से पूछा। बातचीत की आवाज़ें सुनकर घर के शेष सदस्य भी वहाँ आ गए। कमला कोई फुल टाइम मेड नहीं थी जिसे हमने अपनी देखभाल के लिए रखा था। यह इस परिवार का हिस्सा है। इसने हमें तब संभाला जब हम डावाडोल हो रहे थे। अब मैं इसे यूं छोड़कर नहीं जा सकता। चमन ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन आप दोनों अकेले घर में रहेंगे तो समाज क्या कहेगा? जब तक माँ थी सब ढका हुआ था, लेकिन अब इस तरह मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए नाराज़गी बताई। किसी को कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। रही बात समाज की तो उसका सामना मुझे करना है। तुम लोग तो इतने दूर रहते हो कि मेरे होने या न होने से तुम्हारे समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि मेरे बारे में कोई पूछे तो दूसरे भाई बहन के पास होने का कह देना। वैसे ही मैं तुम लोगों के पास आता जाता रहूँगा। चमन ने 2 टूक कहा। तो क्या आपने इनसे शादी कर ली? छोटी बेटी ने संशय से पूछा। शेष भी चमन के मुँह से सच्चाई जानने को उत्सुक थे। अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने शादी कर ली या नहीं, या करने वाले हैं, या फिर बिना शादी किए साथ रहने वाले हैं। हम वैसे ही रहेंगे जैसे माँ के साथ रहते थे। यदि कमला चाहे तो, कहते हुए चमन ने कमला की तरफ देखा।
6 जोड़ी आँखों भी उसी पर टिकी थी। कमला क्या कहती, सब कुछ उसकी नम आँखों ने कह दिया था। उसने कृतज्ञ निगाहों से चमन की तरफ देखा। उसने उसे जिंदगी के बहुत बड़े रिक्त स्थान से जो बचा लिया था, अब उस घटना को हुए 4 साल हो गए हैं। कमला चमन की जिंदगी का हिस्सा है। अब तो बेटी दामाद भी उसे ऐसे लेते मानो वह घर की कोई सदस्य हो। 2 बार तो वह और कमला एक साथ बेटी के घर भी रह आई। बेटी ने उन्हें कमरे तो अलग दिए, पर बराबर के कमला न मालकिन थी न नौकरानी, वह घर की पूरी सदस्य थी। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।